नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा को ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनावी दंगल कार्यक्रम में चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आते हैं और आसान भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1962 के बाद पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। कल ही 7:30 बजे या कह सकते हैं 7:15 पर शाम में, उसी के आसपास का समय आप रख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में ये समारोह हुआ। भव्य समारोह में शपथ ग्रहण हो गया। अब यहाँ पर एक बात उभर करके सामने आई है कि अब की बार गठबंधन की सरकार, जैसा प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे अब की बार 400 पार, लेकिन ये हो नहीं पाया। एग्जिट पोल में तो कर दिया मीडिया वालों ने, लेकिन धरातल पे नहीं उतर पाया ये चीजें और इस बार जो है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत आता हुआ नहीं दिखा। जबकि 17वीं लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने ही दम पर 303 सीट लेकर के आई, लेकिन इस बार जो है वह 240 सीट तक ही सिमट गई 18वीं लोकसभा चुनाव में। तो ये बातें फिर कही गई कि अब यहां से फिर गठबंधन की सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में जरूर आई है लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। अब अन्य अपने सहयोगी दल जो कि एनडीए में शामिल है, जैसे कि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो कि चंद्रबाबू नायडू जिसके अध्यक्ष हैं, 16 लोकसभा क्षेत्र इनके पास है, और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जिसके नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं, 12 सीट इनके पास लोकसभा का है। अब ये दोनों जो है किंग मेकर बनकर के उभरे हैं, यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दो ऐसे स्टेट हैं, ये दो ऐसे स्टेट जिनका अब कह सकते हैं देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और ये सरकार अगले 5 साल तक चल जाती है, यानी कि नीतीश बाबू जो अपने इधर से उधर जाने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि बार बार दल बदलने के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी एनडीए से बाहर थे, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एनडीए में आए थे। चंद्रबाबू नायडू भी इससे पहले एनडीए से बाहर थे, 2018 में बाहर हो गए थे, चुनाव के वक्त वो फिर से एनडीए में शामिल हो गए थे। अब ये देखना होगा कि ये दोनों कब तक एनडीए में रहते हैं। बने रहेंगे तो ये सरकार बनी रहेगी, नहीं तो ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि यही दोनों जो है स्तंभ हैं इस सरकार के। और फिर स्थिति में ये हो सकता है कि सरकार को मध्यावर्ती चुनाव में जाना पड़ेगा देश को। तो ये सब बातें तो अपनी जगह हैं, हम सब जान रहे हैं कि क्या इसके जो है नफा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। बिहार के तरफ से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश की तरफ से चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी साहब के साथ क्या डील करते हैं, और नरेंद्र मोदी साहब केंद्र सरकार कितना पूरा कर पाती है, ये सरकार कितना चल पाता है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन गठबंधन सरकार क्या होता है हम मोटे तौर पर तो जानते हैं, कई पार्टी मिलकर के ये काम करती है, लेकिन इसका तकनीकी पहलू क्या होता है हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ऐसी स्थिति तब आती है जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, जैसा कि इस बार भी हुआ। 272 का आंकड़ा जो है वह जादुई आंकड़ा है, जितना सीट चाहिए यहां से फिर एक ही दल सरकार बनाने की स्थिति में होगा, क्योंकि भारत में आप जानते हैं 543 लोकसभा का क्षेत्र है, तो 272 कम से कम होना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाया। बीजेपी को 240 ही आया। तो यह मामला समझ में आ गया। और विपक्षी जो इंडिया अलायंस है उसके तरफ से जो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई वह कांग्रेस 99 पर, यानी कि नर्वस 90 में आउट हो गई, सेंचुरी नहीं लगा पाई। तो ये स्थिति था। अब यहां पर इसको लेकर के सरकारिया आयोग ने कुछ बातें कहा है। सरकारिया आयोग के अनुसार किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की स्थिति में निम्नलिखित क्रम के अनुसार जो है सरकार बनाने की कोशिश की जा सकती है। कैसे, देखिए यहां पर यह है कि दलों का ऐसा गठबंधन जो चुनाव पूर्व बना हो और सबसे अधिक संख्या बल वाला हो। तो दलों का ऐसा गठबंधन, अब कैसा गठबंधन जो चुनाव पूर्व ही हो गया होगा। जैसे कि अभी एनडीए की स्थिति देख लीजिए, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं अभी, चाहे वो बीजेपी हो, टीडीपी हो, जेडीयू हो, चाहे आप चिराग पासवान की पार्टी कह सकते हैं, या हम जो कि जीतन राम जी की पार्टी है, या अपना दल है, जितने भी पार्टी हैं ये पूर्व की पार्टी है, यानी कि चुनाव पूर्व ही इनका गठबंधन हो गया था। और इन्हीं को आप कह सकते हैं इनको मिला करके एनडीए बना, और एनडीए को पूर्ण बहुमत आ गया। 272 था, ये 290 से आगे निकल चुके हैं।
हैं। इंडिया अलायंस के भी जितने पार्टी हैं उनको पूर्व गठबंधन ही उन सबका हुआ था, लेकिन वे पूर्ण बहुमत 272 तक नहीं पहुंच सके। तो एनडीए पहुंचा, यही यहां पर पहला पॉइंट यही कह रहा था। सबसे बड़ी पार्टी जो अन्य दलों निर्दलीय सदस्यों का समर्थन लेकर बहुमत पाने का दावा कर रही हो। अगर इस तरह की स्थिति नहीं भी होता तो सबसे बड़ी पार्टी, अब सबसे बड़ी पार्टी इस स्थिति में कौन हो जाता? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को 240 सीट आया है। तो ये अन्य दलों के साथ मिलाती, ठीक है, जैसे कि अभी टीडीपी या जदयू को ले लिया साथ में, या फिर निर्दलीय सदस्य से बात करते जैसे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। आपको ध्यान में होगा कि बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं देश भर के, तो निर्दलीय सदस्यों या बहुत सारे छोटे मोटे दल हो सकते हैं, उससे भी समर्थन लेकर के सरकार बनाने की स्थिति में होते तो उन्हें पहले आमंत्रण दिया जाता। इसके अलावा चुनाव बाद गठबंधन को, जिसमें सभी दल सरकार में शामिल होने को तैयार हो जाएं, ऐसा भी हो सकता था कि मान लीजिए एनडीए में टीडीपी और जेडीयू पहले से शामिल नहीं होते, अलग अलग होकर के चुनाव लड़ते, और इस स्थिति में होता कि बीजेपी को 250 तक ही आ पाता, या आप कह सकते हैं एनडीए को 260 तक आ पाता। तो क्या करती है एनडीए? टीडीपी और जेडीयू से बात करती और कहती कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए। तो चुनाव से पहले यदि ये नहीं होते गठबंधन में, ठीक है, और तो चुनाव हो जाता, चुनाव के बाद ये गठबंधन में बुला लेते और वो दोनों शामिल हो जाते, मान जाते, तब भी इस तरह की स्थिति बन सकता था। ठीक है, यह भी एक मसला है। चुनाव पूर्व बना ऐसा गठबंधन जिसमें कुछ दल या सदस्य सरकार में शामिल होने को तैयार हों और कुछ बाहर से समर्थन करने को, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि बाहर से कुछ दल जो है वो समर्थन कर देते हैं। बाहर से समर्थन करने का मतलब है कि हम आपके सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम पोर्टफोलियो नहीं लेंगे, कोई मंत्रालय नहीं लेंगे, लेकिन हमारा समर्थन आपको है, सरकार को हम नहीं गिरने देंगे। देखिए ये बहुत जरूरी भी कई बार हो जाता है, क्योंकि कोई भी दल ये नहीं चाहता कि तुरंत चुनाव में फिर से जाए, क्योंकि जब त्रिशंकु लोकसभा हो जाएगा, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा कि चुनाव आयोग फिर से चुनाव कराने चाहेगी। अब जब चुनाव फिर से होगा तो एक तो चुनाव आयोग के लिए सरदर्द है और सभी पार्टियों के लिए, चूंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा और ऊर्जा खर्च होता है, तो कोई भी सरकार, कोई भी दल नहीं चाहेगी कि तुरंत वह चुनाव में चले जाए। तो कई बार बाहर से समर्थन कुछ दल के द्वारा दे दिया जाता है, जिसके कुछ हद तक विचार वगैरह मिलते रहते हैं, समर्थन दे देते हैं कि चलिए हम सरकार बचा लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े मुद्दे पर अगर आप निर्णय लेने वाले हैं और वह मुझसे बिल्कुल विपरीत होगा तो हम आपका समर्थन फिर नहीं करेंगे, हम बाहर से जो समर्थन दिए हैं वापस ले लेंगे, फिर सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह की सरकार जो है डवाडोल की स्थिति में रहती है। वह आप कह सकते हैं कि बहुत कठोर निर्णय नहीं ले पाती है, स्थिर निर्णय नहीं ले पाती है। इस वजह से क्या होता है, राजनीति में आपको अस्थिरता को देखने को मिलेगा, तो फिर नीति निर्माण में भी अस्थिरता आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पर देखिए, भारत में गठबंधन की सरकार का एक लंबा इतिहास भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, बल्कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1989 से लेकर के और आप तकरीबन 2014 तक रखिए, ये ऐसा दौर रहा जब गठबंधन की ही सरकार रही केंद्र में। मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर के 2014 तक अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया था, ठीक है, यानी कि 2 टर्म पूरा किए वो, और गठबंधन की सरकार को उन्होंने बखूबी चला भी लिया। तो भारतीय राजनीति का ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं खूबसूरती रहा है, जैसा कि आप यहां भी देखने को मिलेगा। इमरजेंसी के बाद जो है इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती है, 1977 से 1979 तक जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ के तरफ से, वहां पर कांग्रेस विभक्त हो जाता है, तो उस वक्त तो प्रधानमंत्री बनते हैं। पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, गठबंधन की सरकार जो है बहुत अवधि उसका लंबा नहीं होता है। चौधरी चरण सिंह देखेंगे आप, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, लगातार कई प्रधानमंत्री आपको बदलते हुए नजर आएंगे। 79 से 80 एक ही साल इनका रहा चरण सिंह का, उसके बाद और 89 से 90 तक अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको एक ही साल देखने को मिलेगा। 90 से 91 एक साल हुआ, 96 97 यहाँ भी एक साल है। तो ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल छोटा रहा। वजह यह रहा कि वो गठबंधन की सरकार चला रहे थे, और गठबंधन की सरकार चलाना एक बहुत ही कह सकते हैं कि मुश्किल काम होता है। किसी भी एक पार्टी ने अपना समर्थन छीना तो सरकार गिर जाती है, देश के लिए भी बेहतर नहीं होता है। वर्ष 1997-98 में भी अगर आप देखेंगे, इंद्र कुमार गुजराल जनता दल से थे और बहुत छोटा सा कार्यकाल इनका रहा है। 12वें प्रधानमंत्री ये देश के हुआ करते थे इंद्र कुमार गुजराल। उसके बाद 97-98 में देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से थे। उसके बाद 99
1991 से 2004 यहां पर जो है ये 5 साल का कार्यकाल जरूर अटल बिहारी वाजपेयी पूरा करते हैं, लेकिन यह भी गठबंधन की सरकार ही रही। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फिर यहां से बात करें तो ये दौर आपको देखने को मिलेगा कि 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए रही, और यूपीए में दोनों ही बार कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और सफलतापूर्वक इन्होंने कार्यकाल पूरा करवा भी लिया। उसके अलावा यहां से आपको देखने को मिलेगा 2014 से 2019 और 2019 से 2024 यह जो रहा निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं एक ही दल को पूर्ण बहुमत था। कई दल इसमें शामिल थे, एनडीए का शासन रहा, लेकिन चूंकि कई दल इसमें शामिल थे, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी थी, तो आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफी मजबूत प्राइम मिनिस्टर होकर के उभरे। चूंकि जब भी किसी एक दल को पूर्ण बहुमत होता है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक अस्थिरता नहीं होती है, स्थिर रहता है माहौल, और इस वजह से जितने भी नीति निर्माण होता है वह भी स्थिर होता है, मजबूत होता है, इन्वेस्टमेंट भी काफी आता है, शेयर बाजार भी बेहतर होगा, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि किसी भी देश के साथ अगर बार्गेनिंग वगैरह करना है, विदेश नीति अपनानी है, तो वह भी सख्त हो जाता है, एग्रेसिव होता है। तो इस बार अब देखना है कि गठबंधन की सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। अब यह देखना होगा कि कितना सफलतापूर्वक चला पाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। जब ये मुख्यमंत्री रहे तब भी इन्होंने कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई, पूर्ण बहुमत के साथ ही हमेशा रहे, और प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पूर्व के 2 कार्यकाल में पूर्ण बहुमत के साथ ही रहे। तो अब यह देखना होगा कि इस बार कैसे चला पाते हैं, और जबकि इस बार जो इनके सहयोगी दल में एनडीए में 2 ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो कि किंग मेकर की भूमिका में है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और ये दोनों कई बार एनडीए को छोड़ करके जा चुके हैं, फिर एनडीए में आ चुके हैं। तो ये दोनों इस बार अगर नाराज हो जाते हैं और एनडीए को छोड़ के चले जाते हैं तो ये पहली बार होगा कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार कहीं भी गिर जाएगी। तो ये देखना होगा कि ये सरकार 5 साल पूरी तरह से चला पाते हैं या मध्यवर्ती चुनाव के लिए देश को तैयार रहना होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्या नरेंद्र मोदी 5 साल गठबंधन की सरकार चला पाएंगे? क्या नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह से वफा कर पाएंगे एनडीए के साथ? चंद्रबाबू नायडू खुश रहेंगे, नाराज ना होकर के एनडीए से इस बार फिर 2018 की तरह बाहर तो नहीं जाएंगे? तो ये सब चीजें किस तरह से होगा, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।